Hello friends, welcome in History 360. Today we have taken a new initiative in which we will start discussing NCERT books of geography. So we will start with 12th standard geography book and our first chapter is human geography, nature and scope. Let's start our discussion. तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ज्योग्राफी की स्टडी करते समय किन किन फिनोमिना की स्टडी की जाती है। तो बहुत ही देखिए ब्रॉड है, बहुत ही ज्योग्राफी एक्सटेंसिव है। अब हमारा जो अर्थ का जो हमारा स्पेस है, यानी कि देखिए जिसको आप सरफेस भी कह सकते हैं, लेकिन सरफेस ज्योग्राफिकली उतना सही वर्ड नहीं होगा, तो आप स्पेस ही कहेंगे। अब जो भी चीजें हैं स्पेस में है, अगर मैं कहीं बैठा हूं तो स्पेस में हूं, अगर क्लाइमेट है तो स्पेस में है। तो स्पेस में जो भी कुछ है और टाइम के साथ जिसमें चेंज आता है, दो चीजें होना चाहिए। एक तो स्पेस में होना चाहिए और दूसरा टाइम के साथ चेंज आए। जैसे ओशियन में टाइम के साथ चेंज आता है, आपकी सॉइल में टाइम के साथ चेंज आता है, आपका चाहे अगर ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर भी टाइम के साथ चेंज होती है, इंडस्ट्री भी टाइम के साथ चेंज होती है। तो ये सारी चीजें, वो सभी चीजें जो स्पेस में है और टाइम के साथ चेंज होती हैं, उन सभी की स्टडी ज्योग्राफी में होती है। तो आपकी ज्योग्राफी क्या है, बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाती है। अच्छा, जो हमारी अर्थ है इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। एक तो नेचर। देखिए नेचर में क्या आ जाता है, आपकी सॉइल से लगा के, फिर क्लाइमेट से लगा के, और आपके माउंटेन है, वॉल्केनो है, यानी इस तरह की जितनी भी चीजें हैं सब नेचर में आ जाती हैं। देखिए नेचर से बस मतलब यह है जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो क्लाइमेट हो, माउंटेन हो, कुछ भी हो, जो भी नॉन लिविंग है वो सब नेचर में आ जाता है। और जो लाइफ वाले फैक्टर हैं, जैसे ह्यूमन है, एनिमल है, ये सारे जो लाइफ वाले फैक्टर हैं, ये भी आपके ज्योग्राफी का एक कंपोनेंट है। तो दो कंपोनेंट कौन से हो गया, एक नेचर और दूसरा लाइफ। अब देखिए जो नेचर है उसकी स्टडी होती है फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में। अब जो आपकी ज्योग्राफी है इसके दो सेगमेंट हो रहे हैं। एक आपका जो हम लोगों ने देखा नेचर, तो फिजिकल ज्योग्राफी बन गई, जैसे क्लाइमेटोलॉजी आ गई, ओशियनोग्राफी आ गई, और फिर दूसरा हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या ब्रांचेस होती हैं, जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो बेसिकली आपको फिजिकल ज्योग्राफी तो क्लियर ही हो गया होगा कि जो भी फिजिकल फिनोमिना है उसकी स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी में होती है। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, देखिए एक तो मैन इन्वायरमेंट की जो रिलेशनशिप है इसकी स्टडी होती है। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, आप देखिए माइनर से मेजर तक कोई भी एक्टिविटी करें, माइनर हो मेजर हो, उसमें आप नेचर के साथ हमेशा इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग नेचर के ही पार्ट है। लाइक आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सॉइल, वाटर, ये सब क्या है, ये आपका नेचर ही है। अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, नेचर से आ रहा है। यानी कि कुल मिला के कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो इन्वायरमेंट से अलग हो। तो मैन इन्वायरमेंट का ये जो रिलेशनशिप है इसकी स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसर्न है। इसके साथ ही जो स्पेशियल फिनोमिना होते हैं, देखिए स्पेशियल फिनोमिना क्या है, स्पेशियल में वर्ड आ रहा है स्पेस। तो एक स्पेस में जो कुछ भी फिनोमिना दिख रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, मान लीजिए इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत डेंस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी जगह पे इंडस्ट्रीज कम है, एक जगह है जहां पर केवल एग्रीकल्चर होती है, इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं। तो ये क्या है, इंडस्ट्री का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी ये पूरा जो हम लोगों का स्पेस है, इस स्पेस में जो इंडस्ट्री अलग अलग जगह पे हैं, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो ये हो गया स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो अलग अलग फिनोमिना है, चाहे इंडस्ट्री का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या एग्रीकल्चर का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या सेटलमेंट का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस सब की स्टडी भी ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसर्न है। और तीसरी चीज देखिए, जो हम ये देख रहे हैं, जैसे कहीं पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है तो वहां पे एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आपको दिखाई देगी। दूसरी जगह कहीं पे जहां पर आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्री नहीं है, केवल एग्रीकल्चरल वर्क हो रहे हैं, वहां पर आपको एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी दिखाई देगी, एक विलेज टाइप की सोसाइटी दिखाई देगी।
तो यानी कि ये जो अलग अलग स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे इंडस्ट्री है कहीं पे नहीं है, उसकी वजह से ह्यूमन कल्चर के ऊपर, ह्यूमन ट्रेडिशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, इन चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी भी ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसर्न है। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है हमारी सोसाइटी को, हमारी इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित कर रही है, ये सब भी हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी में एक टाइम पे एक डुअलिज्म की दिक्कत आई। ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन इसमें फिर अलग अलग तरह के ज्योग्राफर्स आने लगे जिन्होंने अपने अलग अलग थॉट दिए। इसकी वजह से डुअलिटी ऑफ थॉट हो गए, यानी कि दो अलग अलग तरह के थॉट हो गए, और जब इनके बीच में डिबेट होने लगी तो एक डुअलिज्म ज्योग्राफी में आ गई। तो इस डुअलिज्म का एक जो फॉर्म है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि जो ज्योग्राफी की स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। देखिए, डिस्क्रिप्टिव वर्ड में क्या इन्वॉल्व है? डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन किसका? एक स्पेस में, या आप कह लीजिए एक एरिया में या रीजन में जो फिनोमिना आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस रीजन में कहीं पर आपको इंडस्ट्री दिखेगी, कहीं पे माउंटेन, तो कहीं पे रिवर दिखेगी। इसके साथ ही एक पर्टिकुलर टाइप की क्लाइमेट होगी, पर्टिकुलर टाइप की सॉइल होगी, पर्टिकुलर टाइप की एक एग्रीकल्चर का प्रोसेस होगा। तो जब आप इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। और इसके बजाय जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, या कह लीजिए जो दूसरे तरह के ज्योग्राफर्स थे, वो क्या कह रहे थे कि ज्योग्राफी को एक थ्योराइजिंग सब्जेक्ट, एक नोमोथेटिक अप्रोच के साथ स्टडी करना चाहिए। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, आपके पास अलग अलग लॉज हैं, न्यूटन का लॉ है और इस तरह के आपके पास लॉज हैं, और उनको आप अलग अलग जगह पे अप्लाई करके स्टडी करते हैं। वही चीज यहाँ पर कही गई कि ज्योग्राफी में कुछ थ्योरीज बनाई जाए, जैसे इंडस्ट्री को लेकर थ्योरीज बनाई जाएं, और फिर उन थ्योरीज के बेसिस पर जो अलग अलग पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, उनकी स्टडी की जाए। यानी कि एक थ्योरी आपने बना ली और उसके बेसिस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री है तो क्यों है, या कहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाना चाहिए। तो ये जो थ्योरी को सपोर्ट करने वाला इस थॉट, स्कूल ऑफ थॉट था, वो एक दूसरा ग्रुप हो गया ज्योग्राफर्स का। तो इस तरह से ये जो दो स्कूल आ गए, एक जो डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा जो लॉ मेकिंग और थ्योराइजिंग की बात कर रहा था ज्योग्राफी में। इनकी वजह से एक ज्योग्राफी में डुअलिटी क्रिएट हो गई। अब अगर अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 मिनट से 45 मिनट का ये एक टॉपिक होता है, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में इतनी जल्दी पूरा समझ नहीं आएगा। तो फिर भी आप ये समझ गए कि डुअलिटी का मतलब क्या था। इसी तरह से रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बीच में एक डुअलिटी क्रिएट हुई, और इसी के साथ एक ये भी विवाद था कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है इनको कैसे इंटरप्रिटेट किया जाए, इनको थ्योरेटिकली इंटरप्रिटेट किया जाए, या इनको एक हिस्टोरिक अप्रोच के साथ, एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के साथ इंटरप्रिटेट किया जाए। तो इसको भी लेकर एक डुअलिटी ज्योग्राफी में आई। लेकिन देखिए, एक्चुअल में ज्योग्राफी में कहीं कोई डुअलिटी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ह्यूमन जो है वो बेसिकली नेचर का ही एक पार्ट है। हम ह्यूमन को नेचर से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं तो हम उसमें जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं। आप कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म जो एक फिजिकल फिनोमिना है, उसको आप ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट के रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरह से माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द स्थम्स वगैरह आप कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी नेचर है और जो ह्यूमन है वो इनसेपरेबल हो गए। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी में कोई डुअलिटी है। एक एग्जांपल और है, जैसे हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती हैं, ब्लड की सप्लाई करती हैं। वैसे ही कहा जाता है कि रोड, रेलवे, वाटरवेज क्या हैं, हमारी आर्टरीज हैं, हमारी सरफेस पे आर्टरीज की तरह फैली हुई हैं। जैसे हमारी आर्टरीज बॉडी के अंदर सप्लाई करती हैं, वैसे रोड वगैरह बॉडी के बाहर सप्लाई का काम करती हैं। तो यहाँ पर भी जो रोड है, रेलवे है, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है ह्यूमन बॉडी के साथ।
तो इस तरह से यहां पर यह प्रूव किया जा रहा है कि कोई ज्योग्राफी में डुअलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जो फिजिकल फिनोमिना है वो ह्यूमन से बहुत ही इनसेपरेबल है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। देखिए रेटचेल जो है एक ज्योग्राफर था, फेमस ज्योग्राफर था, इसने डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी की दी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ की सरफेस के रिलेशनशिप की, यानी ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ की सरफेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी हो रही है। इसी तरह से एलन सी सैंपल ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी, उसमें इन्होंने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, यानी जो अनरेस्टिंग मैन है और जो अनस्टेबल अर्थ है, इनके बीच की जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, यानी ये रिलेशनशिप हमेशा चेंज होती रहती है, आपके सेटलमेंट वैसे ही नहीं रहते, एग्रीकल्चर भी बदल जाती है, तो जो मैन एनवायरमेंट के बीच की चेंजिंग रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी ही ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये एलन चर्चिल सैंपल ने कहा। जो विडाल डी ला ब्लाश है, ये प्रोबेबिलिस्टिक ज्योग्राफर था, पॉसिबिलिस्टिक, ये पॉसिबिलिस्टिक ज्योग्राफर था। और इनकी चलिए अभी हम लोग परिभाषा नहीं देखेंगे बिकॉज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए ज्योग्राफी में, जब ज्योग्राफी में मैन एनवायरमेंट स्टडी होने लगी, तो मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। कुछ ज्योग्राफर डिटर्मिनिस्टिक ज्योग्राफर कहलाए और इनकी जो फिलॉसफी थी वो डिटर्मिनिज्म कहलाई। तो डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? देखिए इसमें डिटरमाइंड वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो डिटरमाइंड वर्ड है, यानी कि सब कुछ पहले से निश्चित है, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? क्या पहले तो क्या डिटरमाइन है? तो जो ह्यूमन एज ए सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी की जो फेट है वो डिटरमाइंड है कि, और अब देखिए आ रहा है कि डिटरमाइंड है, तो कौन डिटरमाइन कर रहा है? जैसे कि अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो हम लोग कहते हैं जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो डिटरमाइन करता है मनुष्य का भाग्य। वैसे ही ज्योग्राफी में कहा गया कि ह्यूमन सोसाइटी की फेट जो नेचर है वो डिटरमाइन करती है। देखिए ये फिलॉसफी किस टाइम पे आ रही है? जब ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि अभी हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम कोई मेजर चेंजेस ला दें अपनी अर्थ पे, अपने इन्वायरमेंट में। जैसे आज गर्मी लगती है तो आपके पास एसी है, तब नहीं था। तो उस समय पे जो ज्योग्राफर थे वो ये नहीं सोच सकते थे कि कभी जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो अर्थ को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन फेट है वो हमेशा जो नेचर है उस पर डिपेंड रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप हिल रीजन में रहते हैं, अब पुराने समय की बात सोचिएगा, अभी की बात नहीं। आप एक हिल रीजन में रह रहे हैं, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? जो वहां पर रिसोर्सेज हैं, आपकी मजबूरी होगी आप उन्हीं का यूज करें, उसी तरह की आपकी सोसाइटी बनेगी, उसी तरह का डेवलपमेंट होगा। आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो आप फार्मर बन जाएंगे। अच्छा, आप फार्मर होंगे तो क्या है, आपके जो फेस्टिवल हैं, होली है या इस तरह के अन्य फेस्टिवल हैं, वो आपकी जो क्रॉप साइकिल है उससे जुड़े हुए होंगे। आपका पूरा जो कल्चर है वो भी जो आपकी एग्रीकल्चर है उससे जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो रिवर्स को हम लोग रिवर्स की हम लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी रही है जहां पर रिवर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो यानी कि वैसा ही आपका ट्रेडिशन कल्चर बनता जाएगा, वैसे ही इकोनॉमी बनती जाएगी जैसा आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होगा। कहीं पे अब डेजर्ट है तो इनके पास खुद के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, खासकर जो फूड वगैरह है, तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, ट्रेड करेंगे और अपने रिसोर्सेज को देंगे और बदले में फूड वगैरह लेकर आएंगे।
आप अगर एक जो आपका कोस्टल रीजन है वहां पर रह रहे हैं तो जो फिशिंग एक्टिविटीज है आपको इन्हीं में इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि वहां पर यही एक तरीका है सरवाइव करने का। यानी आप देख रहे हैं जहां पर जैसा नेचुरल इन्वायरमेंट है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तभी डिटर्मिनिस्टिक जोग्राफर्स ने कहा कि जो ह्यूमन फेट है वो किस पर डिपेंड होती है, फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। अब इसका देखिए कुछ लोगों ने विरोध किया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक टाइम पे जो फूड है उसकी वर्ल्ड में बहुत कमी थी। हम लोगों ने एज ए ह्यूमन कुछ ग्रोथ की, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, अच्छे सीड को डेवलप किया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई तो इसकी वजह से आज क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है बहुत बढ़ चुकी है। आज सभी के लिए फूड अवेलेबल है। तो ये एक पॉसिबिलिज्म को दिखा रहा है, एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि जो ह्यूमन है वो अपने एफर्ट से, अपनी टेक्नोलॉजी से नेचर को चेंज कर सकता है। यानी पॉसिबिलिज्म में क्या वर्ड छुपा है, पॉसिबिलिटी। यानी जो ह्यूमन है उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। जैसे आज हमने एयरप्लेन बना लिया, सैटेलाइट बना लिया, तो हमने अलग अलग जो मेटल थे अर्थ में, जो और भी चीजें थी, उनका यूज करके हम लोगों ने नई नई पॉसिबिलिटी का यूज किया। तो यहां पर कुल मिलाकर के अगर हम लोग कहें क्या इसका मीनिंग निकलता है, तो मीनिंग ये है कि जो ह्यूमन है उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ में पेट्रोलियम आज से नहीं है, हमेशा से है। पर हमेशा जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको पेट्रोलियम को यूज करना नहीं आता था, तो ये ऐसे ही पड़ा था। जब ह्यूमन सोसाइटी ने एक सर्टेन लेवल का डेवलपमेंट कर लिया और अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक सर्टेन लेवल तक कर लिया, तो हम इसी पेट्रोलियम का यूज करने लगे। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी तो हमेशा से थी, ध्यान दीजिए, लेकिन इसको यूज करने की कैपेबिलिटी हमने रिसेंट टाइम में ही डेवलप की है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि नेचर में बहुत अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम किस पॉसिबिलिटी का यूज कर पाएंगे ये हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्राइमरी फैक्टर हो जाता है ह्यूमन की इंफॉर्मेशन का, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। तो यानी कुल मिला के अर्थ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, और इनमें से किस पॉसिबिलिटी का यूज हम करते हैं ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। हमारी फेट नेचर के हाथ में नहीं है। अब देखिए एक झगड़ा चालू हो गया। एक तरफ पॉसिबिलिस्टिक लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो प्राइमरी है। दूसरी तरफ डिटर्मिनिस्टिक हैं जो कह रहे हैं नेचर ही सब कुछ है, नेचर जैसी होगी वैसा ही ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो इसके बीच का एक रास्ता दिया ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर एक मध्यम मार्ग लेके आए, एक मिडिल पाथ लेकर आए। जैसे एक समय पे महात्मा बुद्ध जो है भारत में मिडिल पाथ लाए थे। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा, इनकी थ्योरी को कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। देखिए ग्रिफिथ टेलर कहता है, जैसे आप एक रोड पे जा रहे हैं और सिग्नल आप देखते हैं तो आप रुक जाते हैं। क्या सिग्नल आपसे कह रहा है कि राइट जाना या लेफ्ट जाना? कभी भी नहीं। सिग्नल का काम है आपको रोक देना, किधर आप जाएंगे ये आपका डिसीजन है। वैसे ही जब नेचर आपको रोकती है तो बेसिकली वो आपकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, वो आपको सोचने का टाइम दे रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई और नेचर ने हमको रोका ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, तो अब नेचर हमसे सोचने को कह रही है कि क्या आप ये जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सही है? क्या आप कोल का यूज, पेट्रोलियम का यूज कंटिन्यू रखेंगे? अगर आप ये कोल पेट्रोलियम को कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जाएगी। और अगर आप इसकी जगह पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे तो एक सस्टेनेबल अर्थ बनी रहेगी। अब कभी भी नेचर आपको रोकेगी नहीं, नेचर केवल आपको सोचने के लिए कह रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप डेवलपमेंट का कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो इसमें क्या है, ह्यूमन का रोल भी क्लियर कर दिया ग्रिफिथ टेलर ने और नेचर का रोल भी क्लियर कर दिया। तो ये एक मिडिल पाथ के तरह ग्रिफिथ टेलर ने दिया।
कुछ देखिए डेफिनेशंस हैं, जैसे वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल क्या है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में पूरे पूरे स्कूल हैं और इसको आगे आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए देखिए, अगर हम लोग बात करें वेलफेयर की, तो वेलफेयर में वर्ड ही निकल रहा है कि ज्योग्राफी जब इस चीज पे कंसर्न हो जाती है कि कहीं पर अगर क्राइम है तो ज्यादा क्यों है, लोगों की जो हेल्थ है वो खराब है तो क्यों है, एजुकेशन अलग अलग जगहों पे कैसी है, जब हम इन चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये वेलफेयर ज्योग्राफी बन जाती है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, देखिए जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने जो ह्यूमन इक्वालिटी है इस पे बहुत ध्यान दिया। इन्होंने बताया कैसे जो अधिकतर रिसोर्सेज हैं वो केवल कुछ लोगों के हाथों में हैं। तो यही जो अप्रोच थी कार्ल मार्क्स की, इसको अप्लाई किया गया ज्योग्राफी में और सोशल इनइक्वालिटी की तरफ ध्यान खींचा गया। ये है आपका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, देखिए ये बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी पे कंसर्न था। ये बताता था कि जैसे एज ह्यूमन हर कोई एक ही प्लेस को अलग अलग तरह से अपने माइंड में देखता है, किसी के लिए एक प्लेस अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है। यानी कि जैसा हमारी रिलीजन है, जो एथनिसिटी है, हमारी जो रेस है, उसके बेसिस पे हमारा स्पेस को लेकर के जो परसेप्शन है वो अलग अलग होता है। ये चीज को बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट ने क्लियर किया। अब देखिए फाइनली आज की क्लास के अंतिम पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखिए जो कॉलोनियल पीरियड था, अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, उस समय क्या था कि एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन जो है ज्योग्राफी का मेन कंसर्न थे। जाहिर सी बात है, आप अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं तो आपकी कोशिश क्या होगी, कहाँ पर मिनरल्स हैं, कहाँ पर अदर रिसोर्सेज हैं, कहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है, इन सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन देना जिससे कि आगे जो आने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो। यही आपका मेन कंसर्न होगा, तो यही ज्योग्राफी का मेन कंसर्न बन गया। फिर देखिए रीजनल एनालिसिस पर जोर दिया गया, यानी कि एक रीजन है, ये पूरा रीजन क्या होता है जिसमें कोई होमोजीनियस फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल पूरे एरिया की अगर क्लाइमेट एक जैसी है तो इसको एक रीजन कहेंगे, या पूरे एरिया में एक जैसी सॉइल मिलती है तो ये एक रीजन हो गया। तो एक रीजन में जो भी चीजें दिख रही हैं, जैसे यहाँ पर जैसी एग्रीकल्चर दिख रही है, जिस तरह की इंडस्ट्री दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर माउंटेन्स हैं, जो रिवर है, जो यहाँ की क्लाइमेट है, इन सारी चीजों का एक डिस्क्रिप्शन देना। और केवल डिस्क्रिप्शन नहीं देना बल्कि इन सब के बीच का जो इंटर रिलेशन है, कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। जैसे कि देखिए जैसी क्लाइमेट होगी वैसा ही वेजिटेशन होगा, तो कैसे ये सब चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इनका कॉज इफेक्ट जो है इसको डिस्क्राइब करना, ये हो गया रीजनल एनालिसिस। तो इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ये कहा गया क्योंकि देखिए हर रीजन अर्थ का ही पार्ट है, तो हर रीजन अपने आप में एक अर्थ की ही तरह है। तो अगर आप एक रीजन को समझ लेंगे तो पूरी अर्थ को समझने में भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद देखिए 1930 के बाद जो इंटर वॉर पीरियड था, इसमें एरियल डिफरेंशिएशन पर जोर दिया गया। एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, ये दो रीजन है, दोनों रीजन को कंपेयर करना। यहाँ की इंडस्ट्री है उसको यहाँ की इंडस्ट्री से कंपेयर करना, यहाँ पर क्यों ज्यादा इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्यों कम है, इन चीजों को कंपेयर करना, ये हो गया एरियल डिफरेंशिएशन। उसके बाद 1950 से 1960 इस समय पे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने जोर पकड़ा। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या था, देखिए जैसे फिजिक्स में लॉज होते हैं उसी तरह से कुछ ज्योग्राफी में लॉज बनाए गए, कुछ यहाँ पर थ्योरीज बनाई गई और इन थ्योरीज के बेसिस पर ये डिसाइड किया गया इंडस्ट्री कहाँ पर लगना चाहिए, जो मार्केट है उसमें और जो एग्रीकल्चर होती है उसमें क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ों को मॉडल है, थ्योरी है, इनके माध्यम से एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पर स्टैटिक्स है, मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, कंप्यूटर है, इन सब का यूज़ किया गया। ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन थी। देखिए 1970 में क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में क्या है, डेवलपमेंट पर तो ध्यान दिया जा रहा था, या कह लीजिए डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं था, ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान था।
कहाँ पर इंडस्ट्री लगा दें कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों को कितना फ़ायदा होगा। और जो पिछड़े रीजन हैं, ऐसे रीजन जो अभी बैकवर्ड हैं, वहाँ के डेवलपमेंट पे क्या किया जाए, इन सारी चीज़ों पे जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है उसने ध्यान नहीं दिया। तो 1970 में क्या है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट आया, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट आया, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट आया, और इन्होंने बेसिकली जो ह्यूमन प्रॉब्लम थी, जैसे एक स्लम है, तो स्लम में जो क्राइम की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, इन सभी के ऊपर ध्यान खींचा आपके ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट वगैरह में। और फिर देखिए लास्ट आया पोस्ट मॉडर्निज्म। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये बेसिकली देखिए क्या हो रहा था, जैसे एक लॉ है या एक थ्योरी है जो इंडस्ट्री को समझने के लिए यूज की जाती है। अब ये अमेरिका के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन क्या हो रहा था, इसी को अफ्रीका में लागू किया जा रहा है, इसी को इंडिया में लागू किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस कहता है ये चीज वर्क नहीं करेगी। हमारी सोसाइटी अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हमारे ऊपर एक डिफरेंट नेशन की जो थ्योरी है वो कैसे अप्लाई हो जाएगी। तो इस चीज को बहुत तेजी से इस चीज का विरोध किया पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम पे। तो ये फ्रेंड्स हमारा ज्योग्राफी का पूरा डेवलपमेंट हो गया, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड में ज्योग्राफी ने जो अपने में चेंजेस किए, जो अलग अलग टाइप के ज्योग्राफर्स ने अपने थॉट्स दिए, उन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर होगी, जिसमें हम लोग बर्थ रेट है, डेथ रेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इन सभी को डिस्कस करेंगे।